बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 11th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक हमने स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने स्केलर प्रोडक्ट को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हुआ तो पहले वो लेक्चर देखें, फिर इस लेक्चर पे आएँ, फिर ही आपको इसकी अच्छी तरह समझ आएगी। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते हैं ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स पर वक्त मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की डिफाइन से। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की डिफाइन सेम टू सेम वही है जो आपने स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की डिफाइन किया। वहां पे हमने पढ़ा था इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। हम वही डिफाइन करेंगे, बस स्केलर की जगह हमने वेक्टर को रिप्लेस कर देना है। तो इसकी डिफाइन बन जाएगी इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे दो वेक्टर में जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है वो हम क्रॉस यूज करते हैं और डॉट में हम डॉट का सिंबल यूज करते थे। और यहाँ पे भी सेम टू सेम यही है कि अगर आपने दो वेक्टर के दरम्यान में क्रॉस लिया हुआ है तो क्रॉस खत्म करके हम ए की मैग्नीट्यूड इंटू बी की मैग्नीट्यूड और क्रॉस की जगह हम लगा देंगे साइन थीटा। अब अजाफी चीज़ इसमें आएगी एन यूनिट वेक्टर। पीछे हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो था ए डॉट बी इक्वल है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे एन यूनिट वेक्टर नहीं था आ रहा चूंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे एन यूनिट वेक्टर आ गया तो याद रखिएगा ये डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। अब चूंकि ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, क्रॉस प्रोडक्ट के बदले में जो आंसर हमारे पास आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन बहुत जरूरी होती है, तो इसलिए यहाँ पे हम एन यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। तो ये तो इसका फार्मूला हो गया। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाएगा टॉर्क। हमने पढ़ा हुआ है टॉर्क इक्वल है आर मूवमेंट आर्म क्रॉस एफ यानी कि फोर्स। अब ये दोनों वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है, तो इसलिए इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट का नाम देंगे। ये इसकी एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल के बाद हम बात करते हैं कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये जो टॉर्क है, इसकी डायरेक्शन हमने कैसे फाइंड करनी है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे राइट हैंड रूल का। अब जो राइट हैंड रूल है इसका एक नाम और भी है, वो है हमारे पास स्क्रू रूल। ये भी याद रखिएगा, राइट हैंड रूल का एक और भी नाम है स्क्रू रूल। राइट हैंड के लिए सबसे पहले आपने जो दो वेक्टर्स लिए हुए हैं ए और बी, इनकी टेल्स को आपस में मिला लेना है। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर ए जो है ना वो ऐसे था और जो वेक्टर बी है वो ऐसे है। तो इन दोनों की टेल्स को अगर हम मिला दें तो वो कुछ ऐसे बनेंगे। ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है। अब हमने फाइंड करना है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को। ए क्रॉस बी का मतलब हमने वेक्टर ए को वेक्टर बी की तरफ लेके जाना है। तो हमने इसको अपने राइट हैंड में इस तरह पकड़ना है कि हम ये जो वेक्टर ए है इसको वेक्टर बी की तरफ लेके जाएं। अब अगर हम इसको वेक्टर बी की तरफ लेके जाते हैं तो यहाँ पे दो पॉसिबल एंगल बनते हैं। एक तो ये कि हम ए को डायरेक्ट यहाँ से बी की तरफ इधर को ले जाएं, और दूसरा ये भी पॉसिबल है कि हम ए को ऐसे बी की तरफ यहाँ से इधर को ले जाएं। लेकिन हमने हमेशा वो एंगल, वो पाथ यूज़ करना है जो शॉर्ट होगा। तो यहाँ पे हम स्मॉलर एंगल का यूज़ करेंगे और स्मॉलर एंगल जो है ना वो यहाँ पे बनेगा। तो इसलिए हम ए को बी की तरफ यहाँ इस साइड को रोटेट करेंगे। तो जब आप अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को इधर को कर्ल करेंगे तो कर्ल करेंगे जैसे यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है। कर्ल करने के बाद जो इसका सीधा अंगूठा होगा, जो इरेक्ट थंब होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को। ये उसने ऊपर यूनिट वेक्टर का निशान दिया हुआ है कि ये रिप्रेजेंट करे डायरेक्शन को। तो ये बेसिकली हमारे पास राइट हैंड रूल है। अगर आप बी क्रॉस ए करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। बी क्रॉस ए का मतलब आपने बी को ए की तरफ लेकर आना है। तो जब डायरेक्शन चेंज होगी मैग्नीट्यूड सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट का मतलब ये है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन साथ आ जाएगा। यानी कि बी क्रॉस ए के साथ आ जाएगा नेगेटिव साइन और इधर आएगा ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी। ये आगे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास राइट हैंड रूल है, इसको हम पढ़ भी लेते हैं राइट हैंड रूल है क्या। अब राइट हैंड रूल जो है वो स्टार्ट होता है यहाँ से, बाय राइट हैंड रूल फॉर दैट पर्पस प्लेस टूगेदर द टेल ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी। कहते हैं इसके लिए आपने वेक्टर ए और बी की टेल्स को इकट्ठा कर लेना है टू डिफाइन द प्लेन ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी। कि ये एक प्लेन जो है ना, यानी जिस तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का प्लेन होता है उस तरह ये बन जाए। तो ये आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरह का एक प्लेन बन गया है। उसके बाद वो कहते हैं द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। जो वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। रोटेट द फर्स्ट वेक्टर ए इनटू बी। पहले आपने वेक्टर ए को बी की तरफ रोटेट करना है, जैसे हम यहाँ पे ए को बी की तरफ ऐसे रोटेट कर रहे हैं। थ्रू द स्मॉलर ऑफ द टू पॉसिबल एंगल्स। यहाँ पे दो पॉसिबल एंगल बनते हैं कि यहाँ से ये वाला और एक यहाँ से ये वाला। तो जो इन दोनों में से स्मॉलर एंगल है वो ये वाला बनता है ना, तो कहता है आपने वो चूज करना है। एंड कर्ल द फिंगर्स। कर्ल फिंगर का मतलब फिंगर्स को आपने रोटेट करना है, यानी कि मरोड़ना है ऑफ द राइट हैंड, दाएं हाथ की, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जिधर को आपने वेक्टर को रोटेट करवाना है। अगर आपने ए को बी की तरफ रोटेट करवाना है तो फिंगर्स को हम कर्ल करेंगे ए से बी की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ।
अब बी क्रॉस ए की डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, फिर हम फिंगर्स को रोटेट करेंगे बी से ए की तरफ, कीपिंग द थंब इरेक्ट, और अपना अंगूठा सीधा रखें। द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी अलोंग द इरेक्ट थंब, जो इसकी डायरेक्शन होगी प्रोडक्ट की वो थंब के अलोंग होगी, यानी कि जो आपका अंगूठा है ये वेक्टर की डायरेक्शन को ज़ाहिर करेगा। बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्शन रूल बी क्रॉस ए इज अ वेक्टर ऑपोजिट इन साइन टू ए क्रॉस बी। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम बी क्रॉस ए की डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो वो ए क्रॉस बी के ऑपोजिट होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। यहाँ पे भी उसने लिखा हुआ है, तो ये राइट हैंड रूल है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी अगर आता है, वो कहता है जी वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट को आप एक्सप्लेन करें तो फिर आपको राइट हैंड रूल भी लिखना पड़ेगा। अगर वो कहता है डिफाइन वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट और आगे कहता है राइट एनी 3 या 4 कैरेक्टरिस्टिक, तो फिर आप राइट हैंड रूल को ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। आगे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, सेम टू सेम कैरेक्टरिस्टिक इसमें वही है जो हमने स्केल में पढ़ी हुई है। तो पहले हमारे पास जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है वो है कम्यूटेटिव। अब बुक में इसकी कोई भी हेडिंग नहीं दी हुई, तो आपने पहले इसकी हेडिंग देनी है फिर इसको सॉल्व करना है। तो जो पॉइंट नंबर 1 है उसकी आप हेडिंग देंगे कम्यूटेटिव की, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अब कम्यूटेटिव ऊपर हम स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ चुके हैं, अगर आपको वो लेक्चर अच्छी तरह आता है तो फिर इसमें आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। कम्यूटेटिव का ये मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो नंबर हैं, जैसे हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, या फिर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, इन दोनों का आंसर सेम आता है। ऐसे वो कहते हैं अगर आप ए क्रॉस बी या फिर बी क्रॉस ए करें, इन दोनों का आंसर बी सेम आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ए क्रॉस बी। हमें पता है अगर हम क्रॉस को खत्म करें तो ये इक्वल आता है ए बी साइन थीटा और साथ एन यूनिट वेक्टर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। उसके बाद अगर हम बी क्रॉस ए करते हैं तो बी क्रॉस ए जो है ये इक्वल आएगा बी ए साइन थीटा और साथ आएगा एन यूनिट वेक्टर। अब जो इक्वेशन 1 है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में ए क्रॉस बी है, राइट हैंड साइड में है ए बी। लेकिन जो इक्वेशन 2 है, लेकिन नीचे जो बी क्रॉस ए है उसकी राइट साइड पे आ रहा है बी ए, तो हम इसको भी ए बी बनाएंगे। किस तरह, अगर हम इसको ए बी बनाना चाहते हैं तो ए पहले आ जाएगा बी बाद में आ जाएगा और साइन थीटा ऐसे ही। और जो एन यूनिट वेक्टर है इसके साथ आएगा नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे हमने ए को पहले बी को बाद में लिखा है तो डायरेक्शन चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, इस नेगेटिव साइन को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो ये बन जाएगा माइनस बी क्रॉस ए और ये इक्वल आएगा ए बी साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है जो इक्वेशन नंबर 1 है, इन दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो हम इन दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे। जब कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास ए क्रॉस बी जो है ना वो इक्वल आ जाएगा माइनस बी क्रॉस ए के। लेकिन हमें चाहिए था ए क्रॉस बी, ये इक्वल आना चाहिए था बी क्रॉस ए के, जो कि नहीं आया, इसलिए यहाँ पे जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करेगी। तो ये सारी डेरिवेशन करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस ए क्रॉस बी इज नॉट द सेम एज बी क्रॉस ए, इन दोनों का आंसर सेम नहीं। द क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव, क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना वो कम्यूटेटिव नहीं होगी, यानी कि ए क्रॉस बी जो है ना वो इक्वल नहीं आया बी क्रॉस ए के। तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास। अब पॉइंट 2 में आप हेडिंग देंगे परपेंडिकुलर की, ये हमारे पास परपेंडिकुलर वाला केस है। और स्केलर प्रोडक्ट में हम पढ़ चुके हैं कि परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। वहाँ पे हमने डायग्राम को भी डिस्कस किया था। डायग्राम कुछ यूँ थी, एक हमारे पास ये वाला वेक्टर है कि ये वाला, इनके दरमियान में एंगल बनेगा 90 का। तो सेम वही स्टेटमेंट जो आपने स्केलर प्रोडक्ट में याद की थी, इफ़ द टू वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन थीटा इज इक्वल 90 डिग्री। तो सेम वही स्टेटमेंट हम यहाँ पे करेंगे, बस वहाँ पे हमने आगे लिखा था देन द स्केलर प्रोडक्ट इज, उसका रिजल्ट जो भी था वो लिखा था। यहाँ पे हम लिखेंगे देन द वेक्टर प्रोडक्ट इज, जो भी इसका रिजल्ट होगा हम वो लिख देंगे। तो सेम वही है। तो पहले हम इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं। ए क्रॉस बी जो है ना वो इक्वल आएगा ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। उसके बाद फिर ए बी साइन थीटा एंगल जो है ना वो 90 डिग्री है हमारे पास और साथ एन यूनिट वेक्टर ऐसे आ गया। फिर हमारे पास आ गया ए बी साइन 91 होता है और साथ ये एन यूनिट वेक्टर बच गया। ए बी को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा ए बी इंटू एन यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी का परपेंडिकुलर वाला केस। तो यहाँ पे आप चेक कर लें, इसका आंसर आ रहा है मैक्सिमम। तो फिर इसकी डिफाइन हम यहाँ पे ये करेंगे, इफ टू वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन क्रॉस आर वेक्टर प्रोडक्ट हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, या फिर ये भी आप कह सकते हैं हैज मैक्सिमम वैल्यू। तो ये इसका आंसर है और ये इसकी डेरिवेशन है, बड़ा आसान सा है। उसके बाद जो थर्ड वाली इसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है जी पैरेलल। तो इसमें हम देखेंगे पैरेलल वाला केस। अब सेम टू सेम ये भी हमने स्केलर प्रोडक्ट में किया हुआ है, तो यहाँ पे हम हेडिंग देंगे पहले पैरेलल की और फिर आगे मजीद हम इसको सॉल्व करेंगे। पैरेलल में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर एक वेक्टर ए है हमारे पास इस तरह, तो वेक्टर बी भी हमारे पास इस तरह होगा, यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो फिर दोनों में जो एंगल है वो 0 डिग्री का बनेगा। तो अब 0 डिग्री का बनेगा तो हम देख लेते हैं इसमें इसका रिजल्ट क्या आता है। उसके लिए हम यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे, यानी कि ए क्रॉस बी
इक्वल है ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। उसके बाद ए बी साइन थीटा की जगह आ जाएगा 0 डिग्री इंटू एन यूनिट वेक्टर, और जो साइन 0 है ये हमारे पास 0 होता है, साथ एन यूनिट वेक्टर। तो ये मल्टीप्लाई करके सारा आंसर आ जाएगा 0। लेकिन इस 0 को हम 0 नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे नल वेक्टर। ऊपर हम एरो लगा देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा नल वेक्टर। नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड जो है ना वो 0 होती है। तो इसको हम 0 नहीं कहेंगे, 0 का मतलब कोई नंबर होता है, और नल वेक्टर का मतलब कोई वेक्टर है लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड जो है ना वो 0 है। तो ये हमारे पास आ गया पैरेलल वाला केस। तो सेम आप वही स्केलर प्रोडक्ट वाला 20 सेंटेंस यहाँ पे लिखेंगे। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड देन cos आर वेक्टर प्रोडक्ट हैज मिनिमम वैल्यू, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं इज आर नल वेक्टर। तो ये आपके पास पैरेलल वाला केस है। अब उसके बाद हमारे पास एंटी पैरेलल वाला जो केस है, एंटी पैरेलल वाला केस जो है ना वो भी सेम ऐसे ही है, लेकिन बस फर्क इतना होगा कि उसमें जो एंगल है वो 180 का बनेगा। अब जो हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी है उसको फिर हम हेडिंग दे लेंगे जी एंटी पैरेलल की। पैरेलल के बाद आ गया एंटी पैरेलल। एंटी याद रखिएगा हमेशा अपोजिशन के लिए यूज होता है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है लॉग एंटी लॉग, तो वो उसको कैंसिल कर देता है। ऐसे ही यहाँ पे एंटी पैरेलल है। पैरेलल में दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम थी, और एंटी पैरेलल में दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, और यहाँ पे एंगल बनेगा 180 का। अब आगे हम डेरिवेशन देख लेते हैं। ए क्रॉस बी इक्वल आएगा ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। उसके बाद ए बी ऐसे आ गया, साइन थीटा की जगह आ जाएगा साइन 180 इंटू एन यूनिट वेक्टर। उसके बाद फिर हम ए बी को ऐसे लिख लेंगे, और साइन 180 होता है 0 इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये सारा कुछ फिर 0 हो जाएगा, यानी कि नल वेक्टर आएगा। तो सेम वही सेंटेंस आप लिखेंगे, इफ टू वेक्टर आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर देन थीटा इज इक्वल टू 180, 0 की जगह 180, देन क्रॉस आर वेक्टर प्रोडक्ट इज आ नल वेक्टर। तो ये हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी थी इसकी। उसके बाद इसकी ये जो पांचवी प्रॉपर्टी बनती है एरिया पैरेललोग्राम। तो इसमें जैसे आप ये याद करेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म विथ ए एंड बी। इसके बाद जो छठी इसकी प्रॉपर्टी है वो सेम टू सेम हम वही करेंगे जो स्केलर प्रोडक्ट में हमने पढ़ी हुई है, और उसकी हेडिंग हम यहाँ पे लिख लेंगे सेल्फ प्रोडक्ट। अब जो सेल्फ प्रोडक्ट है वो भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। सेल्फ का मतलब होता है कि हमने दो सेम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ए को ए के साथ या बी को बी के साथ। तो सेल्फ का मतलब दोनों वेक्टर्स सेम होंगे तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, दोनों में एंगल भी सेम होगा। तो यहाँ पे दोनों का एंगल जो है ना वो फिर 0 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे फिर हम इसको कुछ ऐसे ड्राइव करेंगे, ए क्रॉस ए जो है ना वो इक्वल आ जाएगा ए इंटू ए साइन थीटा। थीटा की जगह यहाँ पे डायरेक्ट में लिखूंगा 0, चूंकि एंगल 0 डिग्री का आ रहा है, साथ एन यूनिट वेक्टर। अब ए इंटू ए का स्केयर बन गया, और साइन 0 फिर 0 होता है, तो ये सारा मल्टीप्लाई करके इसका आंसर फिर से हमारे पास आ जाएगा नल वेक्टर। तो ये हमारे पास सेल्फ प्रोडक्ट का आंसर है। सेम आप वही करेंगे स्केलर प्रोडक्ट वाला, जस्ट यहाँ पे आप लिख देंगे देन द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट इज अ नल वेक्टर, इस तरह आप लिख देंगे। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास वो है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। इसको भी पीछे हमने स्केलर प्रोडक्ट में डिटेल से पढ़ा हुआ है। हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक वेक्टर ए है और इसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं हमारे पास वो 3 होंगे, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। ऐसे ही हमने बी के कंपोनेंट पढ़े थे रेक्टेंगुलर, वो थे हमारे पास बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के, इस तरह हमने पढ़े थे। तो वहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट का हमने फार्मूला भी ड्राइव किया हुआ है। यहाँ पे हम वेक्टर प्रोडक्ट के लिए इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे, वो हमारे पास आएगा ए क्रॉस बी, और यहाँ पे हम लिख लेंगे डिटर्मिनेंट, और उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे, यूनिट वेक्टर के। अगर आप ए क्रॉस बी लिख रहे हैं तो पहले आप लिखेंगे ए के कंपोनेंट। ए के 3 कंपोनेंट है हमारे पास। एक्स वाला कंपोनेंट हम लिखेंगे आई के नीचे, क्योंकि एक्स के साथ आई आता है, तो पहले ए आ रहा है तो हम लिखेंगे ए के कंपोनेंट यानी कि ए एक्स, जे के नीचे हम ए का वाई वाला कंपोनेंट, और के नीचे हम ए का जी वाला कंपोनेंट। ऐसे ही उसके बाद हम यहाँ पे बी के कंपोनेंट लिख लेंगे। अगर हमारे पास आता बी क्रॉस ए तो फिर हमने बी के कंपोनेंट ऊपर और ए के कंपोनेंट जो ना वो नीचे लिखने थे। इस फार्मूले को मजीद आगे एक्सपेंड करने का तरीका ये है कि आप यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे आई यूनिट वेक्टर, उसके बाद डिटर्मिनेंट, उसके बाद देखें जो आई है ये किस रो किस कॉलम में आ रहा है। तो चेक कर लें आई फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। इसको छोड़ के बाकी जो कंपोनेंट आपके पास बच गए वो लिख लें। वो एक हमारे पास ए वाई है, दूसरा हमारे पास ए जी है, और एक यहाँ पे आएगा बी वाई और बी जी, ये लिख लें। उसके बाद फिर दूसरा यूनिट वेक्टर है हमारे पास जे, इसके साथ हम लगाएंगे माइनस जे, और इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यहाँ पे ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है। तो बाकी हमारे पास बचेगा एक ये वाला ए एक्स बी एक्स, और एक हमारे पास बचेगा ए जी बी जी। उसके बाद हम लिख लेंगे प्लस के। अब जो के है ये भी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में आ रहा है, इन दोनों को छोड़ के बाकी हमारे पास बच गया ए एक्स ए वाई और बी एक्स बी वाई, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट आप लगा देंगे। पहले यूनिट वेक्टर के साथ प्लस है, दूसरे के साथ माइनस, फिर प्लस।
इस तरह हमने इसको एक्सपेंड करना है। हम इसको एक्सपेंड करेंगे, हमने पढ़ा हुआ है कि ए को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बी जी के साथ, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ए वाई बी जी, सेंटर में माइनस, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा ए जी बी वाई। ये मैट्रिक में हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ब्रैकेट और इनके साथ आ रहा था आई यूनिट वेक्टर, उसको ऐसे लिख दें, उसके बाद माइनस, और यहाँ पे देखें ये ए एक्स मल्टीप्लाई कर लेगा बी जी के साथ, तो ये बन गया ए एक्स बी जी, सेंटर में माइनस आ गया, और ए जी मल्टीप्लाई करेगा बी एक्स के साथ, तो ये कुछ यूँ आएगा ए जी बी एक्स, और साथ आ जाएगा जे यूनिट वेक्टर, उसके बाद सेंटर में प्लस आएगा, फिर उसके बाद ए एक्स मल्टीप्लाई करेगा बी वाई के साथ, सेंटर में माइनस आ गया, फिर ए वाई मल्टीप्लाई करेगा बी एक्स के साथ, और इनके साथ यूनिट वेक्टर आ जाएगा के। मज़ीद इसकी डेरिवेशन है, अगर आप इतना का लिख लें, चूँकि बुक में इतना ही है तो ये भी काफ़ी है। उसके बाद एग्जाम्पल जो है ना ऊपर हम पढ़ चुके हैं ये वाली, तो ये था आपके पास वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एक ट्रिक में बताता चलूँ कि बच्चे बहुत सारे ये गलती करते हैं कि वो ए क्रॉस बी जो है ना उसमें लिख देते हैं ए बी कॉस थीटा, यानी कि क्रॉस खत्म करके कॉस लिखते हैं। तो याद रखिए जो क्रॉस है इसके स्पेलिंग है CROSS, यानी कि इसके एंड पे आ रहा है एस, और एस का तल्लुक होता है साइन थीटा के साथ, यानी कि क्रॉस मीन एस, एस मीन साइन थीटा। तो क्रॉस में हमेशा साइन आएगा, इसका मतलब डॉट में हमेशा कॉस आएगा। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन था वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट वाला। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में लाजमी पूछेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।